घर में इतने कलेश होते थे। इनकी दादी बहुत ज़्यादा कलेश करती थी, तो इनके पिताजी इनकी माँ पर हाथ उठाते थे, गंदी गंदी गालियाँ दे देते थे। कई बार माँ गुस्से में आ गई तो छोटे बच्चे के भी थप्पड़ लगा दिया। कई बार उसे पॉटी में ही छोड़ दिया। पड़ोस के एक लड़के ने इनके साथ 9 साल की छोटी सी उम्र में गलत हरकतें की और इनको डरा कर रखता था कि अगर तूने किसी को भी बताया। हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये रिकवरी वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं आपको पूरा हर बार की तरह डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या तकलीफें थी और कैसे ये वापस से अपनी जिंदगी में बाउंस बैक कर चुकी हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले भाई इनके बॉयफ्रेंड की तारीफ मैं दिल से करना चाहती हूँ। भगवान ऐसा बॉयफ्रेंड सबको दे और वो बॉयफ्रेंड ना रहे, वो पति बन जाए। इनके केस में तो इनका पति ही बनने वाला है, शादी होने वाली है। देखिए, कई बार ना बुरे वक्त में ना पति भी साथ छोड़ जाता है, लेकिन ये देवता समान लड़का इनकी जिंदगी में आया जिसने इनकी बचपन की एंजाइटी, डिप्रेशन, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन और ओसीडी जैसी इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं के होते हुए भी इनके अंदर के भोलेपन को पहचाना, प्यार में आया। और फिर उसके बाद ये पता चलने पर कि ये लड़की इतने सालों से सफ़र कर रही है, इसे मुझे इस नर्क जैसे जीवन से मुक्ति दिलानी है। पूरा साथ दिया और वादा किया कि पहले तुझे इन सब चीज़ों से फ्री करूँगा और उसके बाद शादी करूँगा। है ना कमाल का इंसान। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। जब ये अपनी माँ के पेट में थी तो इनकी माँ एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी। घर में इतने कलेश होते थे। इनकी दादी बहुत ज़्यादा कलेश करती थी, तो इनके पिताजी इनकी माँ पर हाथ उठाते थे, गंदी गंदी गालियाँ दे देते थे। तो इनका जो पूरा माँ के पेट का जो ड्यूरेशन रहा, माँ रोती थी और अपने पेट पर ऐसे मुक्के मारती थी कि पेट में बच्चा मर जाए, क्यों इसकी ज़िंदगी भी तबाह होगी, मेरी तो ज़िंदगी तबाह है ही। पर जिसको भगवान को धरती पर भेजना होता है वो आता ही है, और ये भी आई। लेकिन माँ दूध पिला रही है तो भी रो रही है। कई बार माँ गुस्से में आ गई तो छोटे बच्चे के भी थप्पड़ लगा दिया। कई बार उसे पॉटी में ही छोड़ दिया। इस तरह से शुरुआत से ही इनको इस तरीके का बिहेवियर मिला। और जब ये 3 साल की हो गई तब इनको नानी के यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि घर के कलेश ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। माँ बाप के बीच में बहुत लड़ाई होती थी और छोटे बच्चे पर उसका लगातार बुरा असर आ रहा था, तो इनको नानी के यहाँ भेज दिया गया। जब ये नानी के घर गई तो कुछ साल ठीक थे, लेकिन फिर जैसे नानी के यहाँ भी परिवार बढ़ता गया, मामी आ गई, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होने लगा। उनके अपने खुद के बच्चे हो गए तो वहाँ पर भेदभाव होने लग गया। परेशानी चल रही थी, इमोशंस बहुत सप्रेस करती थी, मम्मी की बहुत याद आती थी। मन ही मन में वहाँ पर इन्होंने इमेजिनेशन में ये सोचना शुरू कर दिया कि अब मम्मी मुझे जल्दी से लेकर आएगी, मेरे लिए खिलौने, नए कपड़े लेकर आएगी, मुझे अपने साथ ले जाएगी, वहाँ पर रख लेगी। ये सब चीज़ें इनकी फैंटेसी टाइप की ऐसे चलती रहती थी। 9 साल की हो गई। 9 साल के बच्चे को पड़ोस में नानी खेलने भेज देती थी, तो वहाँ पर पड़ोस के एक लड़के ने इनके साथ 9 साल की छोटी सी उम्र में गलत हरकतें की और इनको डरा कर रखता था कि अगर तूने किसी को भी बताया तो तेरी बहुत पिटाई होगी, सब तुझे गलत समझेंगे, घर से निकाल देंगे, किसी को भी नहीं बताना। तो 1-1.5 साल तक ये टॉर्चर इनके साथ चलता रहा और इसी तरीके से अंदर डरी दबी, फीलिंग्स दबाए, अपनी इच्छाओं को दबाए हुए ये जी रही थी। गुजर गया समय, 16 साल की हो गई, फादर की डेथ हो चुकी थी। अब माँ वो रोज़ रोज़ के जो कलेश, जो पिटती थी, कभी गालियाँ खाती थी, उससे छुटकारा पा चुकी थी। तो माँ अपनी बेटी को वापस अपने पास ले आई। लेकिन माँ इतने सालों में खुद रिलीजियस ओसीडी में फंस चुकी थी। अब जब 16 साल की बेटी वापस आई और उसने अपनी माँ को देखा कि माँ घंटों घंटों तक पूजा करती है, डरी डरी सहमी सहमी रहती है और हर समय बेटी को भी कह रही है कि पूजा करो, भगवान ही आसरा है, भगवान ही सहारा है, ये सब चीज़ें बार बार उसे फोर्सफुली कह रही है और करवा रही है। और बेटी को भी ये लग रहा है कि माँ के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। माँ कह रही है तो शायद सही कह रही होगी।
माँ ने रो रो कर अपनी सारी कहानी सुनाई उसको कि कैसे वो पिटी, कैसे कैसे उसके साथ बुरा हुआ। और उसने दोबारा से कहानी सुना डाली कि जब तू पेट में थी तो मैं चाहती थी कि तू मर जाए, मैं अपने पेट पर मुक्के बजाती थी, फिर जब तू पैदा हुई तो दूध पिलाते पिलाते भी तुझे मार देती थी, मैं तुझे ऐसी सड़ा पड़ा रहने देती थी। मतलब वो जो बचपन में उसके साथ सब कुछ हुआ था, माँ ने एक दिन रो रो कर उसको सब कुछ ऐसे सुना दिया कि फिर मैंने तुझे नानी के यहाँ भेज दिया। तो ये सब चीज़ें एक बच्चे को दोबारा से जब वो बड़ा हो गया है उसे सुनाई गई, उसके अंदर जो थोड़ी थोड़ी धुंधली यादें थीं वो सब एकदम से ऐसी गहरी हो गई। और वो सब चीज़ें इतना ज़्यादा उसके लिए टॉर्चरिंग हो गया कि उस टाइम से उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो अनलव्ड है, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो यूज़लेस है, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो अनवांटेड है। और उसके अंदर उसने इतना सोचा, इन सब चीज़ों को इतना महसूस किया कि उसके अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस चालू हो गए, यानी कि उसके अंदर एक आवाज़ डेवलप हो गई, तू बेकार है, तू बोझ है, तू यूजलेस है, पहले मर जाती तो अच्छा होता, तू बेकार है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे कभी प्यार नहीं मिला, तुझे कोई प्यार नहीं करेगा, तू बर्बाद है। इस तरीके के कुछ अंदर अंदर वो चीज़ें उसके चलती रहती थी, आवाज़ सुनाई आती रहती थी। और जब कांस्टेंट आप ही का दिमाग बोल रहा है ये सब चीज़ों को, आपको बहुत एंजाइटी हो रही है। एक बच्चा सप्रेस्ड इमोशंस के साथ बड़ा हुआ है, उसके साथ अब्यूज़ भी हुआ है, उसको पहले से एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो इनको आईबीएस के सिम्टम्स बहुत छोटी सी उम्र में आने लगे थे। तो इनको लूज स्टूल की प्रॉब्लम थी, पेट में अक्सर दर्द की शिकायत करती थी, नींद भी कच्ची पक्की रहती थी, पढ़ाई में भी एवरेज थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ ही रही थी। अब जब 16 साल की उम्र में माँ के मुंह से ये सब चीज़ें सुनी और माँ फोर्सफुली जो है ना बिठाती थी प्रेयर करने के लिए, और ख़ुद भी घंटों घंटों तक प्रेयर करती थी, खाने पीने का भी रूटीन बिगड़ गया, क्योंकि जब 4-4 5-5 घंटे प्रेयर हो रही है, नाश्ते खाने का भी टाइम सब इरेगुलर होता था, तो माँ के पास आकर रिलीफ नहीं मिला, बल्कि माँ के पास आकर पेन और बढ़ गया। तो डिप्रेशन फील करने लगी, क्योंकि डिप्रेशन में इस तरीके की वॉइस डेवलप हो जाती है। तो वो एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी वाला फेज स्टार्ट हो गया। स्लीप डिस्टर्ब हो गई इनकी, और इतना क्रॉनिक स्ट्रेस जो उनके अंदर था, इन्हें छोटी सी उम्र में डायबिटीज़ भी डायग्नोस हो गई। और वहाँ से इनकी कहानी और भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया। कहीं चोट लग जाती थी तो जल्दी से ठीक नहीं होती थी, बार बार इनको यूरिन की अड़ जाती थी, जल्दी जल्दी भूख लगती थी, और माँ तो ये डिमांड करती थी कि बैठे और घंटों तक जो है ना पूजा करे साथ में, और नहीं करती थी तो उनको डांटती थी, चिल्लाती थी। वो फ्रस्ट्रेशन जो माँ में भी भरी हुई थी इतने टाइम से, वो अपनी बेटी पर निकाल रही थी। तो यहाँ आकर इनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो एक दिन जब ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अच्छी तरीके से पढ़ूंगी मैं, और मैं यहाँ से निकलूंगी, मुझसे ये दर्द तकलीफ सही नहीं जा रही है। तो वो चीज़ ना इनके मन में जो गुस्सा भरा हुआ था, जो सप्रेस्ड इमोशंस थे, और जो बार बार दिमाग एक तरफ कह रहा है तू यूजलेस है, तुझे कोई प्यार नहीं करता, तू बेकार है, मर जाती है था, एक तरफ वो वॉइस भी प्रेजेंट, और एक तरफ ये जो रोज का टॉर्चर है, इससे बिल्कुल कहते हैं ना फैड अप होके इंसान कई बार ऐसा सोच लेता है कि भाई इस सब से मुझे अब अपने आप को फ्री करना है। तो इन्होंने करनी शुरू करी पढ़ाई, और पढ़ाई में एवरेज ही थी, एवरेज ही रही, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करा। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे बड़ी होती रही, पढ़ती गई, और इन्होंने अपना एमएड की पढ़ाई तक कंप्लीट कर ली, और लकीली इनकी नौकरी भी लग गई। बस नौकरी पर ही इनको मिल गए इनके बॉयफ्रेंड, जो कि अब इनके हस्बैंड बनने वाले हैं। और वहाँ पर वो सज्जन व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में एंजल बनकर आ गया, और उसने देखा कि लड़की अच्छी है, पर दबी दबी चुप चुप परेशान सी उलझी सी रहती है, फिर भी बहुत हिम्मत कर कर काम करने की कोशिश कर रही है, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश भी करती है, जो भी और काम मिलता है स्कूल से सब अच्छी तरीके से करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे करीब आए, फ्रेंडशिप हुई, उनको प्यार हुआ। एक दिन बस इन्होंने रो रो कर सारी कहानी सुना दी, जो इनकी माँ ने भी इनको बताया था कि बचपन से जब से तू पेट में थी, क्या मैं सोचती थी तेरे बारे में, सबसे लेकर और अब इनको क्या तकलीफ़ है, कि इनको नींद आने में तकलीफ़ है, डायबिटीज़ हो गई है, और इनका मन नहीं लगता है घर में, क्योंकि माँ फोर्स करती है बहुत ज़्यादा, नहीं मानूँ तो फिर इस तरीके से डांटती है। सब कुछ मतलब जो भी इनकी लाइफ में था, जो फील करती थी बचपन में, कैसे फैंटेसी करती थी, सब बता दिया। और जब बता दिया तो वो लड़का इतना अच्छा, उसने वादा किया कि मैं तुम्हें इससे फ्री कराऊंगा, ये बीमारी है, ये परेशानी है, इसका इलाज है, और इससे फ्री कर कर ही मैं तुमसे शादी करूंगा।
तो बस वहाँ से इनकी ये रिकवरी जर्नी स्टार्ट हुई। सारे सेशंस की फीस बॉयफ्रेंड ने ही दी, और इतना सपोर्ट, एक्सरसाइज करानी हो, प्यार से रिटन प्रैक्टिस करानी हो, और हिम्मत, जहाँ जहाँ पर भी हिम्मत टूट रही थी वहाँ वहाँ पर हिम्मत देना। क्योंकि माँ के इतने फोर्सफुल बार बार रिलीजियस प्रैक्टिस कराने से इनको भी माइल्ड लेवल पर वो फियर आ गया था। तो ये भी आप ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी पूजा लंबे समय तक करती थी, तो वो ऑब्सेसिव पैटर्न इनके अंदर भी डेवलप हो गया था। तो वो जो फियर बिल्कुल ही जड़ पकड़ने वाला था, तो उसकी जड़ पकड़ने से पहले ही उसको हमने उखाड़ फेंका। वो जो एक लंबे समय से एंग्जाइटी थी, बॉडी एकदम सर्वाइवल मोड में रहती थी, वो जो डिप्रेशन वाली, वर्थलेसनेस वाली फीलिंग थी, और वो जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन अंदर की वॉइस जो थी इनकी, वो डेवलप हो गई थी, वो वॉइस भी म्यूट हो गई। इनकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, इनके अंदर वर्दीनेस, इनके अंदर सेल्फ लव को बढ़ाया। और वो जो उनको लगता था ना कि ये अनलव्ड है, ये वर्थलेस है, यूजलेस है, ये सब जो उनको लगता था, उन सारे नेगेटिव बिलीफ पर काम किया। और सबसे ज़्यादा इनका सेल्फ लव हमने बढ़ाया, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और इनको यकीन दिलाया कि आप लव के लिए डिजर्विंग हैं, आप वर्दी हैं। कभी तो देखिए ना कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, वो आपको इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, इतना प्यार कर रहा है, अभी आपका पति भी नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप पर अपना पैसा भी खर्च कर रहा है, आपको अपना टाइम दे रहा है, और इतने एफर्ट्स टाइम लगा कर आपको नया जीवन दे रहा है। तो अगर आप डिजर्विंग नहीं होती तो कोई इंसान अपना टाइम, एफर्ट्स, मनी, सब कुछ आप में क्यों इन्वेस्ट करता। तो बहुत सारी चीज़ें समझाया, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करती हूँ, और बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस कराई, और सारी अमेजिंग साइकोथेरेपीज से जहाँ एक्सेप्टेंस करानी थी वहाँ एक्सेप्टेंस कराई। क्योंकि पास्ट को तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उसमें जो इमोशंस होते हैं ना, उस इमोशंस को रिलीज़ करा देते हैं। और जब वो इमोशंस रिलीज़ हो जाते हैं ना, तो वो मेमोरी जो है ना, ऐसे होती है जैसे सांप के दांत टूटे हुए हैं और फिर उसे गले में लटका कर घूम रहे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेमोरी तो रहती है, लेकिन उससे इमोशंस नहीं आ रहे होते हैं। तो वो कंप्लीट आप फ्री हो जाते हैं, उस पास से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आप, और फिर प्रेजेंट में आपके पास अब एक ब्लेसिंग भी आ गई है, और आपको पता भी चल गया है कि आपके अंदर वो फाइटर एटीट्यूड है। इतने बुरे हालात में भी जब आपने एक डिसीजन बनाया कि मुझे अब लाइफ से फाइट करनी है, और मुझे ना अपने आप को फ्री करना है, बहुत हो गया बस, और आपने पढ़ाई की ना, और पढ़ाई करते करते आपने इतनी पढ़ाई की, जॉब भी हासिल कर ली आपने, तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी मजबूत हो। अपनी मजबूती को पहचानना है और उसे अपनी रिकवरी में भी लगाना है। तो वो कॉन्फिडेंस भी देना, कभी क्योंकि क्लाइंट को मोटिवेट करना होता है, कभी उसे डिसिप्लिन में लाने के लिए ना अलग अलग थेरेपीज़ का सहारा लेना होता है, कभी उसके अंदर से वो ट्रॉमा को, वो इमोशनल मेमोरी को रिलीज़ करने के लिए हिप्नोथेरेपी का सहारा लेना होता है। सोमैटिक रिलीज़, कैथारसिस, मुझे याद है आज भी जब मैंने इनको पहला कैथारसिस का सेशन कराया, तो इतना बिलक बिलक के रोना, हाथ पैर पटकना, इतना चिल्लाना उस कैथारसिस के सेशन में। तो मतलब बहुत कुछ पेन होता है हमारे अंदर ना, उसको रिलीज़ करना। तो तरह तरह की साइकोथेरेपी से ये सब चीज़ें इनके अंदर से रिलीज़ हो गई, ये फ्री हो गई। तो अगर हम इस केस को समझें, तो इसमें सबसे पहले ना हमारे अंदर की जो फाइटर एटीट्यूड है उसको हमें पहचानना होता है, और कैसे हमारे अंदर हमारी ही डिस्टॉर्टेड वॉइस हमें ईको की तरह सुनाई आती है। जो हम किसी भी इवेंट से या किसी के बिहेवियर से जो मीनिंग क्रिएट कर लेते हैं, वही चीज़ हमारा माइंड ईको कर रहा होता है। तो ऐसे इनके एफर्ट्स में फेलियर्स नहीं आए इनकी ज़िंदगी में कि ये अपने आप को वर्थलेस, यूजलेस ऐसे मान ले, या अनडिजर्विंग, अनवर्दी। लेकिन जो लाइफ के इवेंट्स हुए, जो एक्सपीरियंसेस जो हुए इनके, उसके बेसिस पर इन्होंने ना इस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन इनके दिमाग से निकली और सेट हुई, उसके बेसिस पर ये ईको होने लग गई थी। तो अपने अंदर की जो पैदा हो गई वॉइस है, उससे भी हमें डरना नहीं होता है, बस उसे समझना होता है, वो शांत हो जाती है। और हमें अपने फाइटर एटीट्यूड को पहचानना होता है, हमें अपने अंदर की जीवन जीने की चाहत को पहचानना होता है, उसे बढ़ाना होता है, और सब ठीक होना शुरू हो जाता है। मेहनत तो लगती है, एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन कंसिस्टेंसी से जब हम मेहनत करते रहते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। और पता है, जब ऐसा कोई साथ देने वाला आ जाता है ना, तो मुश्किल से मुश्किल जर्नी भी ना ऐसा लगता है कि बहुत ही ईजी हो गई है। तो मतलब हर सफ़र, चाहे वो कितना भी पथरीला क्यों ना हो, वो सुहाना सा बन जाता है। तो फैमिली मेम्बर्स का, लव्ड वंस का सपोर्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जिनके पास सपोर्ट नहीं होता या कांस्टेंट टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पर हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है, और कई बार इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
पर जहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, किसी का बहुत प्यार, किसी का बहुत सपोर्ट होता है, कोई ये बताने वाला होता है कि तुम ब्रोकन नहीं हो, बस तुम्हें हीलिंग के और हेल्दी बेस तलाशने हैं जिससे कि तुम पहले पीस से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाओगे। इतना कांस्टेंट सपोर्ट, अनकंडीशनल लव से ना हीलिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि इंसान को ना एक जीवन जीने का कई बार पर्पस भी मिल जाता है। तो वैसे तो सेंटर में हम ही होने चाहिए, बट हम सबके लिए रिश्ते भी ना इक्वली ब्यूटीफुल होते हैं। तो इनके केस में क्या हुआ, इन पर सब चीज़ें बहुत फास्ट असर कर रही थी, क्योंकि इनके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर आ गया था जो इन्हें अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहा था। एक जैसे यहाँ पर पर्पस सेट हो गया है, एक जीवन जीने की चाहत जो एक बुझती हुई लौ में जैसे किसी ने बहुत सारा तेल डाल दिया है और वो वापस से खूब और ऊंचा जल उठी है, इस तरह से इनके साथ हुआ। तो फैमिली सपोर्ट भी ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इंसान का अपना खुद को सपोर्ट करना, लगातार मेहनत करना, अपने अंदर सब कुछ इतने सालों का रिसेट करना ना सच में मेहनत तो मांगता है। इन्होंने बहुत मेहनत करी और इनको जो सपोर्ट मिला अनकंडीशनल और बाय गॉड ग्रेस जो मैंने गाइडेंस दी, उन सब की कलेक्टिव एफर्ट्स से आज ये अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जीने के लिए तैयार हैं। तो आप भी ढेर सारी इनको ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि आप शादी का जो नया सफ़र इनका शुरू हो रहा है वो हमेशा सुहाना रहे। बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। तो आपकी एक ब्लेसिंग ना इनकी ज़िंदगी में और ढेर सारी खुशियाँ ऐड कर देगी। और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी हिम्मत आए और वो भी अपने अंदर के फाइटर सेल्फ को पहचान सकें और लाइफ में बाउंस बैक करें। सो मिलती हूँ माय डियर वंस नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।